नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आज आपके बीच आई हुई हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनावों की तपिश ऐसी है कि जुबानी जंग पूरी तरह से चरम पर है। फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं जिस समाजवादी पार्टी को घेरा जाए, और खास तौर से समाजवादी पार्टी को इस बार उन्होंने घेरा है उसी की पहचान के आधार पर। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा कि टोपी तो ये लाल लगाते हैं लेकिन इनके कारनामे काले हैं, यानी लाल टोपी है और काले कारनामे हैं। और कारनामों के लिए उन्होंने बाकायदा एक हिस्ट्री शीट खोल दी। उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया, कन्नौज का जिक्र किया, लखनऊ का जिक्र किया और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को वो आईना दिखाने का प्रयास किया जिसमें समाजवादी पार्टी अपनी अराजकता, अपनी दंगाइयों और गुंडों की वजह से जानी जाती रही है। हालांकि इन सब के बीच मोर्चा अखिलेश यादव ने भी जबरदस्त तरीके से संभाल लिया है। अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया है कि दरअसल जिस लाल रंग को योगी आदित्यनाथ समझ नहीं पा रहे हैं वो लाल रंग तो प्रेम का, मिलाप का, स्नेह का रंग है। ये बात योगी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जिस लाल रंग पर ज्यादा लाल हो रहे हैं उसके काले कारनामे, क्या इस पर पर्दा डाल सकती है सपा? क्या सपा इस बात से इंकार कर सकती है कि सपा के अंदर ही कुछ ऐसे चेहरे हैं जो दागदार हैं, जो आज भी अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं और सपा में शामिल अभी भी वर्तमान में नजर आते हैं? तो ऐसी परिस्थिति में जिस तपिश की, जिस चुनावी तपिश की हम बात कर रहे हैं, उस तपिश में योगी आदित्यनाथ का ये बयान क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में कमल खिलाने में कमाल करके दिखाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब बख्शा नहीं जाएगा लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वालों को, कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके लिए सद्भावना ट्रेन नहीं चलेगी, चलेगी तो बुलेट ट्रेन। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया, कह दिया कि कांग्रेस और सपा में तो जिन्ना की आत्मा है। ये आत्मा, ये काले कारनामे कितने खुल खिलाने वाली है, आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बहस। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। केवल फर्रुखाबाद में नहीं, अगर उत्तर प्रदेश का आज अखबार उठा करके देखें तो गाजियाबाद से लेकर के कई शहर हैं जहां पर ऐसी ही शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ। इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं कि सीसा मऊ तो सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। सुना आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर समाजवादी पार्टी है। मौका था कानपुर में जिला स्तरीय आयोजित मेगा रोजगार और ऋण मेले का। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पहचान लाल टोपी के बहाने सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले काले कारनामे के लिए जाने जाते हैं। इस दौरान सीएम ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल के इतिहास का पन्ना उल्टाया और याद दिलाया कि ये वो लोग हैं जो टोपी जरूर पहनते हैं लेकिन और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। इस समाजवादी पार्टी की पहचान है कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। एक तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है
लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं कि सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। कभी यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव ने काम बोलता है का नारा देकर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बीते दिनों सीएम योगी ने एक एक कर सपा के काम नहीं, काले कारनामे गिनवाते चले गए। स्पष्ट है कि सीएम योगी की ये दो टूक बहन बेटियों के साथ हाल ही में हुए दरिंदगी को लेकर थी, जिसमें सपा नेता शामिल है। ये पहली बार नहीं है जब सपा की लाल टोपी पर तंज कसा गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीखा हमला बोल चुके हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एक रैली के दौरान लाल टोपी को रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी बताया था। अब सीएम योगी लाल टोपी के बहाने सपा पर निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी के बयान के बाद सपा नेता अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिसके जीवन में प्रेम मिलन प्रेम मिलाप का अभाव होता है, वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। ये कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। अब तक यूपी की राजनीति में हरे रंग की खूब चर्चा होती रही, लेकिन बीते कुछ समय से लाल रंग की एंट्री हो गई है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है। अब इस चुनावी रण में हरे रंग के साथ लाल रंग की एंट्री राजनीति को एक नया रंग दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब की बार लाल रंग पर आर पार होने वाला है। हालांकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में चुनाव में प्रदर्शन किया, जो नतीजे आए, वो काफी उनका जोश हाई चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारनामे भी समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए सामने आ गए हैं, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ एक एक करके उन काले कारनामों, उन काले चिट्ठों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसे में इस लाल रंग की सियासत उपचुनावों में क्या कमाल की नहीं करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। और इसी पर आज हम हैं मलिक जावेद अंसारी साहब, आपका भी स्वागत है। और पहली बार रण क्षेत्र में हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्र किशोर शर्मा जी हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं और बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उपचुनावों को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि इस बार वो नतीजे आएंगे जिसकी कल्पना भी बीजेपी ने भी नहीं की है, लेकिन बीजेपी ने ये कमर कस ली है कि वो काले कारनामे जिन पर धूल लग चुकी है, उस धूल को साफ करना है, आईने को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं लाल टोपी लेकिन काले कारनामे। अशोक जी, आपकी प्रतिक्रिया। लावनी जी, आपने जो फायर ब्रांड शब्द से परिभाषित किया, उनका फायर तो जनता ने खत्म कर दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। बस ब्रांड बचा हुआ है, और ब्रांड इमेज भी बचाने के लिए इस तरह की बौखलाहट है। फायर तो जनता ने खत्म कर दिया, अब ब्रांड को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी बौखलाहट, इतनी सब चीजें हो रही। राहत इंदौरी का एक शेर है कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो ये सारी कवायदें जो आप देख रही हैं, कटना बटना कटना और न जाने क्या क्या, और लाल रंग काला रंग, देखिए अभी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें, ये जो आसन्न 10 विधानसभाओं का उपचुनाव है लावनी जी, इसी को लेकर के है। अगर पर्टिकुलर रंग की बात पे मैं आऊं तो आपको एक रंग मैं बताना चाहूंगा, जो कि भगवा रंगधारी संत चोलाधारी स्वामी चिन्मयानंद। कौन सा रंग कपड़े पहनते हैं स्वामी चिन्मयानंद, और उनके कारनामे किसी से छुपा है क्या? वो वीडियो तो बच्चे ने तक ने देख लिया। तो ऐसा न कहिए कि लाल रंग है तो ये है। भगवा रंग के एक नहीं 20 उदाहरण बता दूंगा जो भगवा रंग में इस तरह का काम करते हैं लोग। अशोक जी, इसका जवाब देने के लिए तो रमाकांत जी बैठे हुए हैं।
इसका जवाब रमाकांत जी देंगे, अभी बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा है, देखिए जिस तरफ योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे हैं, आप लोगों का जोश हाई है, आपने कहा कि फायर खत्म हो गया, ब्रांड बाकी रह गया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अभी भी आप उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर नहीं है। अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए सर, ये सच्चाई है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, नतीजे तो दुनिया ने देख ही लिए हैं ना। पहले नंबर की पार्टी अभी भी बीजेपी है, पहली पसंद अभी भी योगी आदित्यनाथ है। उपचुनावों को लेकर, लेकिन उपचुनावों से पहले मोहित खान का जिक्र आपने क्यों नहीं किया? आपने चिदमय का उनका नाम तो ले लिया, लेकिन मोहित खान को आप क्यों भूल गए? क्यों भूल गए उस 12 साल की बच्ची को जिसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए? क्या उस वक्त ये याद नहीं आया था कि कारनामे क्या है, रंग क्या है, कहां प्रेम है, कहां स्नेह है? भूल गए थे अखिलेश यादव? लावनी जी, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जिसमें महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो घटनाएं होती हैं, उसमें जिन घटनाओं में 7 साल से ऊपर की सजा होने का प्रावधान है, उन प्रावधानों में डीएनए टेस्ट मैंडेटरी इसी योगी सरकार ने किया था। उसी कानून का हवाला देते हुए हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि इस अपराधी का या सॉरी इस आरोपी का 12 साल की बच्ची का मेंटल स्टेटस क्या होता है? एक बच्ची जिसके साथ वो जघन्य अपराध हुआ, वो खुलकर कह रही है कि कौन कल्प्रिट है, मैं विक्टिम हूं, वो कह रही है। और आपके नेता अगर ऐसे बात करेंगे और आप कहते हैं कि आप वैकल्पिक राजनीति कर रहे हैं, जनता आपको पसंद कर रही है, अरे मोहित खान को क्यों आपने बचा कर रखा हुआ है? अगर आप बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और करिए, आपका अधिकार है, आप बिल्कुल करिए, जवाब रमाकांत जी देंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि एक उंगली अगर आप उनकी तरफ उठा रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ है। मोहित खान क्या कर रहा है समाजवादी पार्टी में अभी तक? क्यों नहीं आपने अभी तक उनको पार्टी से बाहर निकाला? लावनी जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। देखिए, मैं यही कह रहा था कि इस तरह की घटनाओं में जो आरोपी हैं, उनका डीएनए टेस्ट मैंडेटरी इसी योगी सरकार ने किया था। उसी कानून के तहत हमारे राष्ट्रपति जी ने मांग किया कि जो भी आरोपी हैं, इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। दूसरी बात, आपने कहा वो बच्ची बोल रही है, तो बच्चियां बोल रही है, संवेदना मेरी है, पूरी पार्टी डीएनए टेस्ट कराने की बात नहीं कर रहे थे, वो उस बच्ची को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। क्लियर हो जाइए अशोक जी, थोड़ा क्लियर हो जाइए। नहीं, भ्रम पैदा मत कराइए, ये सबने देखा था। उस स्टेटमेंट को लेकर आप लोगों की पार्टी कैसे बैकफुट पर आई थी, क्योंकि 12 साल की बच्ची की मनोदशा क्या थी ये आप भी समझ सकते हैं अशोक जी। मैंने और आपने इस पर एक बड़ा डिबेट भी किया था, आपको याद होगा, आप उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। आप कैसे आज डिफेंड कर रहे हैं अपने नेता को जो ये गलत बात कह गए? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं लावनी जी, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो कानून के तहत उन्होंने मांग किया कि जिस इस तरह घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनकी साइंटिफिक एविडेंस के साथ अधिकतम सजा दी जाए उनको, यही तो उन्होंने कहा। इसमें क्या बुराई हो गई? आप ये बताइए, बयान के आधार पे आप दिल्ली के जंतर मंतर में लावनी जी 1-2 नहीं, सैकड़ों बच्चियों ने धरना प्रदर्शन करके चीख के मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने चिल्लाया कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हमारे साथ फला यौन उत्पीड़न किया। आप ये बताइए, मोदी जी, आप उनकी सरकार का क्या नैतिक दायित्व बनता है कि प्रथम दृष्टया उनके ऊपर एफआईआर करवाते? क्या हुआ? आप बताइए क्या हुआ? इस देश की छवि खराब हुई उस घटना को लेकर के, लेकिन अल्टीमेटली मोदी सरकार चट्टान की तरह अपने सांसद के बचाव में रही, न तो उनको पार्टी से निकाला और उसके बाद इसीलिए आप मोहित खान जैसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं, इसीलिए आप मोहित खान जैसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, आप ये उदाहरण देकर डिफेंड कर रहे हैं ना सर, ठीक है, समझ गए सर। जो आप संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, जनता भी सुन रही है, ये देख रही है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन इस तरीके के मुद्दों को लेकर सीरियस है, कौन ये समझ रहा है कि जनता जब आपको चुनती है तो मन में कुछ भाव लेती है। जिस भावना, प्रेम और रंग की बात आपके नेता कर रहे थे ना, उस भाव और भावना को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। रमाकांत जी, देखिए, उन्होंने तो बोल दिया कि आप लोगों ने शायद देखा नहीं कि उनकी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है, उन्होंने तो आपकी कमीज को ही दागदार बता दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, क्या इन हमलों से फायदा देखते हैं या वाकई वो सच्चाई दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जिस पर धूल अभी भी जमी हुई है समाजवादी पार्टी की नजरों में? लावनी जी, देखिए, यहाँ पर कोई किसी को नीचे की बात नहीं है, बल्कि जो इतिहास है वही बताने का प्रयास किया है। योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, जो कि सत्यता है, जो बिल्कुल इस समाजवादी पार्टी का एक जो चरित्र रहा, उसी को उजागर करने का काम किया है उन्होंने जनता के सामने। क्या इनके समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो थे, क्या उस समय में उन्होंने ये बयान नहीं दिया था, जो कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? ये यहाँ पर तो जंतर मंतर की बात कर रहे थे, हम तो उस चीज को डिफेंड भी नहीं कर। अगर जिसने गलत किया है उसको कोई ग्लोरीफाई नहीं करेगा, उसको बिल्कुल सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी का अभी भी चरित्र,
आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में माफियाओं का राज हुआ करता, ये प्रदेश माफियाओं का था, ये प्रदेश दंगाइयों का था, ये प्रदेश बेरोजगारों का था, ये प्रदेश जिस तरह से बीमारू प्रदेश था, आज उसको निकालने का काम योगी सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को जिस रास्ते पर ले जा रही, आज उस रास्ते से जो खींचने का प्रयास या उसको सुधारने का जो प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। आपने देखा होगा जिस सामाजिक न्याय की ये लोग बात करते हैं ना, यही सामाजिक न्याय की आज पीडीए की जो बार बार यहाँ पर स्लोगन देने का प्रयास किया जा रहा है, जिस सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, आज अखिलेश यादव जी का बयान वो ले लीजिए, मुलायम जी का बयान वो ले लीजिए, ये सामाजिक न्याय लेकिन करेंगे। रमाकांत जी, समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है ना, उस सामाजिक ताने बाने को तो आप लोगों ने सिलेक्टिविज्म के चलते तोड़ने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि जिस लाल रंग पर आप टारगेट कर रहे हैं, भूल जाते हैं आप कि ये वही लाल रंग है जो प्रेम का है, मिलन का है, स्नेह का है, सद्भावना का है। और आपके नेता कहते हैं कि सद्भावना ट्रेन नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी, हिसाब तो सबका होगा। बिल्कुल होगा हिसाब। आप एक चीज बताइए, किस अपराधी को जो संरक्षण पहले जो राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था, आज उस अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं, उसको अपनी औकात बताई जा रही। अतीक अहमद जैसा इन लोगों ने क्या किया था, देश को प्रदेश को जिस तरह से इन्होंने माफियाओं का एक राज बना दिया था, जिस अतीक अहमद को ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे, जिसको महिमा मंडन कर रहे थे ये लोग, आज उसकी क्या हालत है। आपने देखा होगा कि किस तरह से वो मिट्टी में मिल गया। तो इस प्रदेश के अंदर में कोई भी ऐसा अराजक तत्व जो समाजवादी पार्टी का हो, संरक्षक हो, या मुझे लगता है जो कि कोई भी इस प्रदेश के अंदर में अराजक तत्व अगर सर उठाने का प्रयास करेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो अतीक अहमद जैसे व्यक्ति का हुआ। जी काउंटर कोई जल्दी से, बाकी के दो वो भी मेहमानों के नहीं पास में बचेगा। जाऊंगी। कोई देखिए लावनी जी, ये बार बार कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इनकी कानून व्यवस्था का धज्जी अभी जौनपुर में उड़ी है। 2 दिन पहले दिन दहाड़े एक ज्वेलर के यहाँ डकैती हुई है, और इस तरह से न जाने योगी सरकार में कितनी डकैतियां हुई है लावनी जी। और देखिए ये कहे कि पेपर, उस उत्तर प्रदेश को इन्होंने पेपर लीक प्रदेश बना दिया लावनी जी। योगी जी की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश को पेपर लीक प्रदेश बना दिया है, और पेपर लीक करने वालों को संरक्षण भी दे रहे हैं लोग बेशर्मी से। आप बेदीराम को उदाहरण इनको बताइए कि बेदीराम ने खुलेआम स्वीकार किया पेपर लीक जो के काम में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका बचाव इस योगी सरकार ने किया। लोग एक दूसरे पर चीटाकशी करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये भी है। देखिए अशोक जी, दोनों को एक एक सच्चाई से अब आप सामना करना पड़ेगा। एक सच्चाई ये है अशोक जी कि अगर आपके लॉ एंड ऑर्डर पर इतना भरोसा होता तो 2017 के बाद जब 2022 का चुनाव आया था तो जनता आपको चुन लेती। दूसरी सच्चाई बीजेपी को ये देखनी होगी कि भाई आप पूरी तरीके से फुल ऑन कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से आपसे भी कुछ चूक हुई थी। तो आप दोनों को ही दोनों तस्वीरें देखनी होगी। बहरहाल मेरे साथ बाकी के दो मेहमान हैं, उनके पास जरा एक कमेंट जल्दी से लेती हूँ। मलिक जावेद अंसारी साहब, आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक बढ़िया गठबंधन है, भाई भाई बने हुए हैं, 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया ये कहा जा रहा है, लेकिन ये वही गठबंधन है जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही जिन्ना की आत्मा आ गई है। देखिए, जिन्ना की आत्मा इसलिए याद आ रही योगी जी को क्योंकि इनके पूर्वजों ने सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और कलकत्ता में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई थी, तो इन्हें जिन्ना बहुत याद आते हैं। और इनके ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अडवाणी जी जो जिन्ना की मजार पे गए थे और माथा टेक के आए थे और कहा था ये बहुत सेकुलर आदमी था जिन्ना, ये ऐसे लोग हैं। और अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, बहुत ये दुआई दे रहे हैं। भाजपा को तो अधिकार ही नहीं है लावनी जी के महिला सुरक्षा पे बात करें, क्योंकि हत्याओं में नंबर 1 है, रेप में नंबर 1 है, रेप आफ्टर डेथ में नंबर 1 है यूपी, और कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है यूपी। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। और एक साल में 2022 के आंकड़े बताऊं तो 3500 मर्डर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अभी अशोक भाई ने उदाहरण दिया ज्वेलरी शॉप में किस तरीके से दिन दहाड़े डकैती हुई। अभी गाजियाबाद में कल नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ, किस तरीके से फर्रुखाबाद में एक ही दुपट्टे से 2 लड़की नाबालिग आत्महत्या करने का पुलिस कह रही है कि आत्महत्या करी। किसी को यकीन नहीं आएगा जो भारत का नागरिक है कि ऐसे कोई 2 लड़कियां एक साथ एक दुपट्टे से आत्महत्या कर सकती हैं। ऐसा ही मैनपुरी में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जो हुआ है कि उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई।
तो ये महिला सुरक्षा पे बात ना करे। 2014 से लेके मलिक जावेद 2024 अंसारी साहब, मैंने पूरा आपको मौका दिया 31 क्योंकि आप लोग कहते हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। आपकी पूरी बात मैंने बड़ी धैर्य के साथ सुनी, लेकिन आपको दो बातें याद दिलाना चाहती हूँ। राजस्थान की एनसीआरबी की रिपोर्ट याद है आपको? जब आपकी सरकार हुआ करती थी वहाँ किस तरीके से, वहाँ तो हालात ये थी कि अंग तक काट दिए गए थे महिला के, याद है ना आपको? मैं वो विभत्स घटना मैं स्वयं में याद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि रूह कांप उठती है, आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है जब उस तस्वीर को याद करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो तस्वीर, हम लोगों के पास वो तस्वीर आई थी, हमने देखी थी। आप भूल गए कि आपके ही नेता अपनी ही पार्टी के अंदर महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, जिनकी सोच अगर ऐसी हो। और आपने कहा, आप लोग अक्सर नहीं आप लोग अक्सर हवाला देते हैं लालकृष्ण आडवाणी साहब का। अरे आप भूल जाते हैं कि 2004 में क्या हालात हुए थे, जो गलती उन्होंने की उसका खामियाजा लोगों ने उनको भुगता दिया था 2004 में, कहीं आता पता नहीं था। 2009 में बीजेपी की क्या हालत हुई थी वो भी देश ने देख लिया था। तो आपको लालकृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ दीजिए, अजीज कुरैशी साहब को याद कीजिए ना, जिन्होंने कहा कि जिन्ना बड़े देशभक्त थे। आप याद कीजिए ना, आपके मध्य प्रदेश के वो लीडर थे वर्मा जी, जिन्होंने कह दिया था कि जिन्ना तो साहब थे, बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको क्यों भूल जाते हैं आप लोग? जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ दीजिए, लेकिन अपनी तस्वीरों को भी याद रखिए, अपने नेताओं की बातों को भी याद रखिए। बिल्कुल, लेकिन आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दूंगा हाँ, ना। दीजिए, दूसरा, दीजिए। आपने कहा हमारी सरकार कभी भी आरोपी के साथ खड़ी नहीं होती है। भाजपा ने क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब, आतंकियों को फांसी से बचाने के लिए, धरना करने के लिए पहुंच जाते हैं आपके नेता। बच्चों को भट्टी में झोंक दिया गया था। अरे आप उस चीज को भूल गए क्या? राजस्थान के अंदर में भूल गए क्या? राजस्थान के अंदर में भूल गए? मलिक जावेद साहब, आप तो आतंकियों के साथ इतना ज्यादा, आप आतंकियों के साथ, आपकी नेता तो आतंकियों को जब इनकाउंटर किया जाता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। अरे मलिक जावेद साहब, एक सेकंड रमाकांत जी, एक सेकंड रमाकांत जी, एक सेकंड रमाकांत जी, रमाकांत जी एक सेकंड। मलिक जावेद साहब, आप कह रहे हैं आतंकियों के साथ खड़े नहीं होते, आपकी नेता की तो आंखों में आंसू आ गया था। सोनिया गांधी रोने लगी थी जब बटला हाउस में इनकाउंटर हुआ था। भूल जाए उन बातों को, भूल जाए उन बातों को। जो आईटी सेल जो था अमित शाह जी के साथ फोटो वायरल हो रहा था, वो लश्कर ए तैयबा का आदमी था। भूल जाए आरएसएस के जो बहुत बड़े नेता थे, वो हाफिज सईद के साथ बैठ के फोटो वायरल हुआ। भूल जाए उस बात को। एक ही थाली के चट्टे बट्टे आपके दांत, ये बताइए राम रहीम को परोल क्यों दे रहे हो आप? 10 बार परोल दे दी आपने बलात्कारी का, वो कन्विक्टेड, उसको सजा हो चुकी है। महिला के साथ पूरे आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही देखिए है। ये तो स्पष्ट है, ठीक है अंसारी साहब और रमाकांत जी, देखिए इतना स्पष्ट है कि अगर आप, वही मैंने कहा ना कि एक उंगली उठाओगे 4 उंगली अपनी तरफ भी होती है। हर किसी को अपने अपने जो आईने पर धूल जम गई है ना, उसे हर किसी को हटाने की जरूरत है। अंसारी साहब, आपने कहा कि आतंकियों का साथ नहीं देते, लेकिन आतंकियों को एनकाउंटर होता है तो आपकी नेता रोती है। आतंकियों के लिए किस तरीके से कोर्ट जब खुलना होता है तो आपके नेता पहुंचे होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए। एनीवेज, मैं चंद्र जी के पास जाना चाहती हूँ, ठीक है? मैं हमारे साथ चौथे गेस्ट हैं, प्लीज जरा उनके पास आने दीजिए। चंद्र किशोर शर्मा जी पहली बार क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को। चंद्र किशोर जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बयानों के जरिए किस तरीके से परसेप्शन बनाया जाए, महत्वपूर्ण ये है कि उन बयानों का आधार कितना मजबूत है। जो बयान तीखे बयान हो या हमले हो जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए जा रहे हो, या फिर उसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही हो या कांग्रेस से जो प्रतिक्रिया आ रही हो, क्या इन तमाम बयानों का आने वाले उपचुनावों पर कोई खासा असर होगा? और अगर होगा तो इसमें परसेप्शन किसका ज्यादा आपको मजबूत नजर आता है? लावनी जी, देखिए, एक तो अपराधी होता है और पार्टी और सरकार होती है। मेरे समझ से अपराधियों के प्रवृत्ति के बारे में किसी पार्टी के लोगों से कोई बात छुपी नहीं है, और सरकार भी जानती है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग किस तरह के काम करते हैं और किस तरह के घिनौने अपराध करते हैं। दूसरी बात, जो समीक्षात्मक चीजें होनी चाहिए किसी भी सरकार की बात हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक मूल रूप से जो अपराधी प्रवृत्ति की व्यवस्थाएं हैं उसमें एक अच्छी समीक्षा करते हुए अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के प्रति सरकार को मुखातिब होनी चाहिए। दूसरी बात कि छोटे मोटे जो घटनाएं होती हैं, ये तो अपराधी ये मान के नहीं चलते कि हम कौन सी घटना कर रहे हैं और कौन सी घटना बड़ी कर रहे हैं, कौन सी घटना छोटी कर रहे हैं।
लेकिन जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं, जो महिलाओं के साथ इस तरह के दुराचार हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो अभी हालिया कलकत्ता को आप देख लीजिए और भी तमाम जगहों की देख लीजिए, तो ये एक बड़ा शर्मनाक विषय है। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो आस्था है, जो लड़कियों के प्रति जो आस्था है, वो कितना घिनौना रूप ले चुका है, इस पे हमें विचार करना चाहिए और किसी भी सरकार को इस पे सख्त रवैया अपनाते हुए लॉ एंड ऑर्डर के प्रति महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर के प्रति तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर का डंका तो ऑस्ट्रेलिया तक भी बज चुका है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से वो वार कर रहे हैं, जुबानी वार जो हो रहा है, उनका कहना है कि लाल टोपी है और काले कारनामे हैं। इस तरीके की बातों का क्या उपचुनावों पर आने वाले समय में इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? और उससे भी बढ़कर 2027 के लिए क्या इन्हीं बयानों के आधार पर बिसात बिछाई जाएगी? नहीं चलने वाला। ये उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के किसी भी बड़े नेताओं को इस पे टोका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मूल रूप से जो सैद्धांतिक चीजें हैं, प्रदेश को क्या जरूरत है, प्रदेश आज अच्छे लॉ एंड ऑर्डर से गुजर रहा है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। तो हमेशा अमन चैन लोगों को और क्या चाहिए? सरकार से अमन चैन मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहिए। तो उसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है वो लॉ एंड ऑर्डर का योगदान होता है। तो निश्चित तौर पे योगी जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के प्रति बेहद तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और आगे अगर इसी तरह करती रही तो निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं कहीं ना कहीं से इस चीज को देखेंगे, समझेंगे। आने वाला चुनाव नजदीक है, 2027 नजदीक है और छोटी छोटी चीजों को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं छोटी छोटी चीजों को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर प्रदेश में नहीं चंदन जी, लेकिन अगर प्रदेश में महिलाओं के साथ अगर बदसलूकी होती है, उनका अपमान होता है, उनके साथ रेप, बलात्कार, हत्याएं जैसे जघन्य अपराध होते हैं, तो सवाल उठेगा ही। लेकिन अशोक जी, महत्वपूर्ण यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, देखिए बार बार योगी आदित्यनाथ का नाम और उनकी सरकार का नाम जब लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र होता है तो सबसे पहले चला आता है। आप लोगों की तरफ से आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई क्या नया उन्होंने किया, हम बदलाव लेकर आएंगे। बदलाव की शुरुआत आपको अपनी पार्टी के अंदर से करनी होगी। मैं फिर से अपने उस प्रश्न को दोहराती हूं जिससे मैंने शुरुआत की थी। मोहित खान को आज तक आप अपनी पार्टी से नहीं निकालते हैं, क्या ऐसा बेहतर नहीं होता कि आप मोहित खान को पार्टी से सस्पेंड करते तो आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सामने एक उदाहरण रख सकते, एक नजीर रख सकते कि हमने तो ये बदलाव कर दिया, आप अब कुछ बदलाव आप करके दिखाइए। यह सिर्फ तूतू में होता रहेगा, यह सिर्फ भाषाई वार ही करते रहेंगे, व्यवहार में भी तो वो चीज आनी होगी ना अशोक जी। लावनी जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अभी हमारे कांग्रेस साथी ने कई घटनाएं आपको याद दिलाई और उसके अलावा हम लोग विपक्ष में हैं, तमाम सवाल खड़े करेंगे। लेकिन जो सरकारी एजेंसी का जो डेटा है, एनसीआरबी जिसको कहते हैं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा। लावनी जी, एक बार उस डेटा का अगर आप एनालिसिस करेंगी तो ये सवाल हमारे बजाय भाजपा के प्रवक्ता से आपको पूछना पड़ेगा। जो डेटा है, गैंग रेप में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, तमाम ऐसी घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ शुमार है। मतलब वो सुशोभित कर रहा है उत्तर प्रदेश। तो ये ना कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर का ढिढोरा पीटा जा रहा फर्जी वाला बुलडोजर के माध्यम से, जो कि अपने विरोधियों बुलडोजर चलाया जा रहा है। दूसरी आपने बुलडोजर कैसे, जो माफिया है अगर उनके घर पर बुलडोजर चलता है तो वो क्या उनको संरक्षण देना चाहते हैं आप? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं अप्रिशिएट करता है लावनी जी बुलडोजर का। अगर वो बीएचयू के रेपिस्टों के घर का रास्ता जरा भी देख लिया होता, मैं अप्रिशिएट करता बुलडोजर का। अगर वो वहां सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी के हत्यारे जो जगत नारायण सिंह था, भाजपा का भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष, उसके यहाँ चला गया तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। आरोप लगा रहे हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। यहाँ पर ना कोई सेलेक्टिव है, जिस तरह से विपक्षी जिस तरह से आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इनको मात्र इतना पूछना चाहता हूं, क्या लॉ एंड ऑर्डर जो आप बात कर रहे हैं उस समय में 2017 से पहले, अशोक यादव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो एफआईआर के लिए भी जो है सो पता नहीं कोर्ट का सहारा लिया जाता था पहले। आज तो आप थाने के अंदर में जाइए, यहाँ पर जितने भी मुजरिम हैं वो अपने आप को सरेंडर करने का प्रयास करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो ये चीज है,
ठीक। लॉ एंड ऑर्डर इसको कहते हैं अशोक यादव जी। लावनी जी मैं 10 सेकंड अगर समय हो तो आप दें मुझे 10 अशोक जी मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, प्लीज ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है। ब्रेक के बाद मैं आप ही से जवाब लूंगी। देखिए यहाँ पर सिलेक्टिव आप कह रहे हैं कि वो सिलेक्टिव हो जाता है बीजेपी, लेकिन हकीकत ये है कि माफियाओं के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो आप लोगों को सबसे ज्यादा दर्द होता है, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसे में क्या ये जो सिलेक्टिविज्म है वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का दावा करते हैं, आप दोनों ही पार्टी दावा करती है कि हम बनाएंगे, हम बना रहे हैं, क्या वाकई उस दावे में दम नजर आता है जब ऐसा सिलेक्टिविज्म नजर आता है? छोटे से ब्रेक के बाद रण क्षेत्र जारी है। लाल टोपी कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी जवाब देते हुए तंज कसा है कि लाल रंग का महत्व शायद वो समझते नहीं, क्योंकि लाल रंग भावना से, भावुकता से, प्रेम और स्नेह से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर सीधा ये है कि जिस काले कारनामे की बात हो रही है, अशोक जी आप ही के पास आ रही हूँ, वायदा कहता मैंने ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी, तो जिस काले कारनामे की बात हो रही है, सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर टारगेट करते हैं कि आप दरअसल अपराधियों को संरक्षण देते हैं और आप बार बार बीजेपी का इतिहास याद दिलाते हैं, दिलाइए, वो आपका अधिकार भी है, लेकिन एक इतिहास, एक काला अध्याय आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। आप लोगों की पार्टी जैसे ही सत्ता में आई थी, मुझे याद है कि आप लोगों ने आतंकियों के केस वापस किए थे। आपकी पार्टी जब आई, जिस तरीके की परिस्थिति बनी, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, यहां तक कि बसपा ने एक बाकायदा स्लोगन तैयार किया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर। मैं पूरा नहीं बोलना चाहती हूं, लेकिन ये भी उन्होंने भी आपकी पार्टी को उसी परिदृश्य में स्टैब्लिश करने का प्रयास किया था। तो एक दूसरी पार्टी का इतिहास याद दिलाने से पहले आपको अपने काले अध्यायों का वो इतिहास भी तो खोलना होगा ना। इसे तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जनता ये भी तो देखेगी कि समाजवादी पार्टी के काल में क्या क्या हुआ है। अशोक जी। लावनी जी, ब्रेक के पहले इन्होंने सवाल किया कि एफआईआर नहीं होता था सपा रिजीम में, लेकिन इनको शायद रमाकांत जी को इस चीज को जानकारी होनी चाहिए थी कि हमारे ही सरकार में डायल 100 जैसी सेवा हमने NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पर डायल 100 सेवा दिया था। कहीं से प्रदेश में कोई भी व्यक्ति फोन करता था, ऑनलाइन FIR दर्ज होती थी और अधिकारी आता था 10 मिनट में शहरों में, 15 मिनट में गाँव में। ये स्थिति थी हमारे 2017 में जनता आपको चुनती ना, अगर आपने इतना काम किया था तो 2017 में जनता आप ही को चुनती, इनको मौका ही नहीं देती। और अगर इनके काम से खुश नहीं होती 5 सालों तक तो 2022 में दोबारा इनको मौका नहीं देती, वो दोबारा आपको लेकर आती। जनता जनार्दन का आदेश सर आंखों पे। लेकिन आपने दूसरी बात जो पूछा आतंकवादियों को लेकर के, आपको देखिए इस चीज का मैं चैलेंज कर रहा हूं, रमाकांत भाई उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। एक था प्रदीप कुरुलकर, RSS से जुड़ा हुआ, जो कि देश की खुफिया जानकारियों को ISI को बेचता था, RSS से जुड़ा था, बता दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। दूसरा था ध्रुव सक्सेना, जो आतंकवादी घटनाओं में इन्वॉल्व था, देश की खुफिया जानकारी को भी ISI को पैसे लेके बेचता था। आप बताइए, जिनके पार्टी में, जिनके संगठन में आतंकवादी भरे बैठे हैं, वो आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। ये बता दें कि हम झूठ बोल रहे हैं तो न जाने कितने लोगों की मदद करते हैं पीठ पीछे, खाली राजनीति करने के लिए आतंकी बात करते हैं। नहीं तो वो बता रहे हैं, लेकिन ये वो बता रहे हैं, रमाकांत जी इसका जवाब देंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है ना, आपकी पार्टी आई थी तो आतंकियों के आपने केस वापस लिए थे या नहीं लिए थे, ये सच है या नहीं है? इस पर भी कुछ बोल दीजिए। लावनी जी देखिए, मैंने 2 सवाल पूछे कि यह आतंकवादियों सवाल आप पूछिए, सवाल का जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए ना पहले। इसका जब देखिए, आतंकवादियों का मुकदमा, या आपने देखा होगा योगी सरकार का ना, कितने लोगों मुकदमे वापस किए, कितने लोगों के मुकदमे वापस किए सरकार के डे 1 से 32 मुकदमे वापस हुए। लावनी जी, अशोक जी देखिए, 32 मुकदमे वापस हुए हैं। मैंने कहा ना कि जब धूल हटेगी ना तो बहुत सारी चीजें सामने आएगी। बीजेपी पर आप खूब पानी पी पी कर कोसिए, आपका अधिकार है, आप कोसिए, विपक्षी पार्टी आपको अधिकार दिया है देश की जनता ने, लेकिन कम से कम अपनी सच्चाई को भी पूरी तल्लीनता के साथ दुनिया के सामने रखने की हिम्मत रखिए। यह भी एक सच है कि आतंकियों के लिए आप लोग भी आंसू बहाते रहे हैं, लेकिन जो सवाल आपने किया उसका जवाब जरा रमाकांत जी जल्दी से दे दीजिए, फिर अंसारी साहब के पास जाती हूँ। हाँ। अशोक जी, हमने कभी भी, आपने 2 आदमी का जिक्र किया, जो खुफिया जानकारी वहां पर वो दे रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे किसी भी व्यक्ति का पार्टी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, और निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसा काम किया है, चाहे वो देशद्रोह का ही मामला, चाहे वो आतंकवादी का मामला हो, चाहे कोई रेपिस्ट हो, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें आपको मैं बिल्कुल अपने आप को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे।
लेकिन आतंकवादियों का केस आपने वापस लिया था, क्या ये सही नहीं है? क्या आपके मुलायम जी ने ये नहीं कहा था जो कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, ये आपको छोटी चीज लगती है क्या? ये तो बहुत बड़ी चीज है। अशोक जी, इसको मानने का प्रयास करिए। आज इस चैनल के माध्यम से बोलिए, हाँ वो जो वक्तव्य दिए गए थे वो सारे गलत थे, आतंकवादियों का केस वापस लेना बहुत बड़ी गलती थी। ये चीज मानने को आप तैयार नहीं होते, आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं आप किसी न किसी को स्पेस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं बोलने का। तो यही चीज मैं आग्रह करना चाहूंगा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, आपने 100 का आपने कहा बिल्कुल अशोक जी, अगर शायद आप लोगों ने ये गलतियां, इन गलतियों को स्वीकार कर लिया होता तो शायद आज परिस्थिति अलग होती। आप 36 पे नहीं, उससे कहीं ज्यादा होते। काले कारनामे, इसीलिए बीजेपी को मौका मिल जाता है बार बार बोलने का। लेकिन अंसारी साहब, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं? एक सवाल भी मैं जोड़ देती हूँ और अपनी बात आप रख लीजिएगा। सवाल ये है कि देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, लेकिन बीजेपी को बार बार मौका इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इस गठबंधन में साफ तौर पर नजर आता है, आतंकियों की बात होती है तो आप दोनों की पार्टी उस जगह पर बैकफुट पर खड़ी होती है। आपने बाटला हाउस को आपने मुस्कुरा कर टाल दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि आपके ही नेता सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था कि सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू आ गया था। क्यों आ गया था भाई? यहां पर आतंकी को फांसी लगाने की बात हो रही थी तो आपके ही नेता पहुंच गए थे बचाने के लिए, रातों रात कोर्ट खुलवा दी गई थी। देश के टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आपके ही नेता नजर आते हैं। तो जनता जब कभी भी वोट देने के लिए जाती है, वो चाहे कोई भी चुनाव हो, वो आम चुनाव हो, उपचुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, जनता उन तमाम इतिहास के पन्नों को अपने जहन में रखती है। साहब अंसारी साहब, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जनता जहन में रखती है और भाजपा के ही नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, वो कह रहे हैं 4000 स्क्वायर किलोमीटर। इस पे क्या जवाब है? और अभी रमाकांत भाई बोल रहे थे हम बलात्कारियों का समर्थन नहीं करते। राम रहीम को सजा हो गई 20 साल की मर्डर में और बलात्कार में, उम्र कैद भी है और 20 साल की रेप में सजा है। उसको परोल दे रहे हो आप, 10 बार दे दी 2 साल में। आसाराम को परोल दे दिया आपने। बिल्किस बानो के केस में जो जघन्य अपराध हुआ था उसमें रिमिशन दे दिया केंद्र सरकार ने। तो आप बलात्कारियों के साथ तो आप खड़े हो। और ये बहुत आतंकवाद की बात कर रहे हैं मेरे भाई। केंद्र सरकार ने तो पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान की आईएसआई को बुला के जांच कराई। और दूसरा, ये बार बार जो कह रहे हैं ना लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा है, ये आपके ही आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। रेप में नंबर 1 है, रेप आफ्टर मर्डर में नंबर 1 है, किडनैपिंग में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है यूपी। और आपको दूसरा मैं बता दूं, योगी जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, वो बार बार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, लाल टोपी काले दिल? उसकी वजह मेन ये है, हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। जब से वो फैसला आया तब से आप भाजपा के बड़े नेताओं का देख लिया, चेहरा उतरा हुआ है और ये उलूल जुलूल बयान देना उन्होंने शुरू कर दिया है। और योगी जी को यह भी पता है कि जो केंद्र का लीडरशिप है बीजेपी की, वो उनसे खुश नहीं है, उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। नहीं, ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये उनको तय करने दीजिए ना। आप अपनी पार्टी का देखिए, उसके लिए उनको तय करने दीजिए। ये कहकर ये आप लोगों के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं बार बार, जब आपकी पार्टी पर सवाल उठाया जाता है आप कहते हैं हमारी पार्टी का अंदर का मामला है, तो वो उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। किसको कुर्सी पर बैठाना है, किसको हटाना है, उनको तय करने दीजिए। आप तय कीजिए ना कि आप जनता के बीच में जब जाएंगे तो अगर योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान दे रहे हैं तो उन बयानों के पीछे के आधार को आप कैसे कमजोर कर पाएंगे? आधार तो उनका मजबूत है ना, आधार तो उनका मजबूत है। सच्चाई ये भी है कि लोकसभा चुनाव में ठीक है आपकी पार्टी ने भी बहुत बढ़िया किया था, लेकिन नर्वस 99 सिचुएशन समझते हैं ना सर, अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है साहब, अभी युद्ध किसी और का है, दिल्ली अभी दूर है। आइए चलिए जल्दी से रमाकांत जी जवाब दे दीजिए। रमाकांत जी मेरा छोटा सा जवाब रहेगा, जवाब दीजिए। मैं जावेद भाई, मैं आप एक चीज कहना चाहता हूँ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, अभी दीपेंद्र हुड्डा जी को सीएम का प्रोजेक्ट करने के लिए जो है सो पहले आपने आप तो हरियाणा चले गए। मैं तो इनसे पूछूंगी कि आप तो कांग्रेस पार्टी ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठजोड़ किया है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है जमात जैसे आतंकी संगठन पर हम बैन हटा देंगे, हम आएंगे तो 370 को अब फिर से पुनः हम बहाल कर देंगे। तो ये सिचुएशन भी तो अंसारी साहब देखिए, जनता देखेगी ना। अगर आप आतंकी संगठन पर बैन हटाने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे तो भरोसा कैसे होगा साहब? लाभली जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है,
दीपेंद्र हुड्डा जी 30% सीएम के लिए प्रोजेक्ट अपने आप को कर रहे हैं, 30% रणदीप बेरोजगारी सुरजेवाला हरियाणा में, अपने आप को 30% कर रहे हैं, बेरोजगारी, कुमारी शैलजा खुद अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है। तो क्या हरियाणा के अंदर में क्या 3 सीएम होंगे क्या? 29% क्या 3 बेरोजगारी है, सीएम होंगे क्या? 30%। और जम्मू कश्मीर के अंदर में नेशनल, जैसे आपने जिक्र किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका जो ये कोलैबोरेशन किया आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से बयान है, क्या उस बयान के साथ आप खड़े हैं? 370 पे क्या साहब जल्दी से काउंटर आंसर तैयार है? 35 एक क्या वापसी करने के लिए तैयार है क्या? तो उसके साथ अगर स्टैंड है तो निश्चित तौर ठीक पर है, कांग्रेस रमजान को जी। इस चीज को देखना पड़ेगा। 20 सेकंड जल्दी से अंसारी साहब, जल्दी से काउंटर आंसर। कर दे, काउंटर आंसर। पार्टी को कर दे। हाँ मलिक साहब 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, काउंटर आंसर दे रहे थे आप। मैं कह रहा हूं, ये बार बार एनसीपी पे आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बोलिए कि उसको रद्द कर दे, पार्टी को सस्पेंड कर दे। आपने तो पीडीपी के इलेक्शन साथ कमीशन को हम कहेंगे क्या? इलेक्शन कमीशन को हम कहेंगे क्या? अरे भाई, नहीं, इलेक्शन कमीशन को हम कहेंगे क्या? लेकिन वो आप तो उस पार्टी के independent साथ body तो है। खड़े हैं ना जो आतंकी संगठन पर बैन उठाने की बात करती है। बहरहाल चंद्र किशोर जी, ये ये जो पूरी परिस्थिति है वो उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जा रही है? जल्दी से सर लास्ट कमेंट फिर समअप करूंगी। चंद्र देखिए किशोर राहुल जी, जी, निश्चित तौर पे आलाप प्रलाप से बचना चाहिए सभी पार्टी जनों के नेताओं को, और मुख्य धारा में चीजें रखनी चाहिए। और जो सरकार की मुख्य धारा है, वर्तमान में जो स्थितियां परिस्थितियां दिख रही हैं समाज के सामने, वो निश्चित तौर पे लैंड ऑर्डर को लेकर के है। और जो वर्तमान परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है, जिसमें आज परिचर्चा में सारे लोग बोल रहे थे, वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कल से बेहतर है, ये देखा जा सकता है। और आम जन ये महसूस करता है कि हम कल से कहीं बेहतर सुरक्षा के दृष्टिकोण में हैं। ठीक है। ये निश्चित तौर पे महसूस किया जा रहा है। तो अगर और हम कल तो से बेहतर स्थिति में जनता जनार्दन अपने आप को महसूस करती है तो आने वाले समय में भी इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही वो चयन करेगी, चुनाव करेगी। अब पार्टियों को ये चयन और चुनाव करना है कि वो जिन काले कारनामों का जिक्र, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस काले कारनामे को स्वीकार करते हुए, अगर गलती को स्वीकार करते हुए जनता के बीच में जाकर सच का आधार तैयार करेंगे तो शायद उसका फायदा उस पार्टी को मिलेगा। बहरहाल आकलन सभी पार्टियों को करना होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ रण क्षेत्र में आज जुड़े। रण क्षेत्र की चर्चा में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।